नमस्कार मित्रों, हम इस ऑडियो में बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल की। बात उत्तर वैदिक काल की भी होगी, पर वो अगले ऑडियो में होगी। इस काल में हम ऋग्वैदिक काल अर्थात आर्यों के आगमन और उसके सुदृढ़ीकरण को जानेंगे। किस प्रकार आर्यों के आने से पहले हड़प्पा सभ्यता का नाश हो गया और किस प्रकार आर्यों का यह सुदृढ़ीकरण हुआ, और आर्यों के बारे में जो विद्वान हैं उनका जो इनके जो मूल निवास स्थान पे प्रश्न है, कोई कहता है भारत का, कोई एशिया का, कोई यूरोप का, कोई जर्मनी का, तो हम उसे देखेंगे और इसकी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और पारिवारिक दशा को भी देखेंगे किसके ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, तो इस ऑडियो में हम सिर्फ ऋग्वैदिक काल की बात करने जा रहे हैं और आगे समय में हम उत्तर वैदिक काल का भी जानकारी देंगे। तो मैं बता दूं कि यह बुक जो मेरा है यह केसी श्रीवास्तव का बुक है, मैं उसी से आपको बता रहा हूँ। और केसी श्रीवास्तव का बुक प्राचीन इतिहास के लिए बेहतर होता है। इस सिर्फ प्राचीन इतिहास के लिए इन्होंने इस लगभग 1000 पेज में इसे लिखा है। आइए आरंभ करते हैं। सैंधव संस्कृति के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यता, सैंधव यानी हड़प्पा सभ्यता, सैंधव संस्कृति के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं, बेस्ट ऑडियो के लिए आप हेडफोन अवश्य लगाइएगा। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, सीधा पढ़ाई होगी। सैंधव संस्कृति के पश्चात यानी हड़प्पा संस्कृति के पश्चात, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास है। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने सैंधव नगरों को ध्वस्त किया वे आर्य ही थे। मतलब आप ऐसे लगभग 100 में से 99 व्यक्ति यही कहेंगे कि जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया वो आर्य ही थे। स्वयं ऋग्वेद में इस संघर्ष का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद में भी अप्रत्यक्ष रूप से या सांकेतिक रूप में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आर्यों ने ही सैंधव सभ्यता को ध्वस्त किया। ऋग्वेद में इंद्र को दास दस्युओं का विनाश करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को दास दस्यु मतलब जो निम्न कैटेगरी होते हैं उसके विनाश करने वाला कहा गया है। इस ग्रंथ में दास दस्युओं को पुरों का भी वर्णन आया है। मतलब जो इस ऋग्वेद है, ऋग्वेद में दास दस्युओं के पुरों माने घर, उसके घरों का भी वर्णन आया है, जिनको विनिष्ट में नष्ट करने के कारण इंद्र को पुरंदर कहा गया। मतलब इंद्र को पुरंदर कहा गया क्यों? क्योंकि उन्होंने पुरों का नाश किया। पुर क्या होते थे? दास दस्युओं का घर, पुर यानी घर, और इसका वर्णन हमें कहाँ ऋग्वेद में मिलता है। तो पुरंदर कहा गया किसको? इंद्र को। क्यों? क्योंकि उन्होंने दास दस्युओं के पुर को नष्ट किया था। ये पुर चौरे पाषाण निर्मित यानी पाषाण माने पत्थर से बना हुआ, धातु निर्मित, कुछ आयसी धातु मतलब इस समय में मान लीजिए तंबा वगैरह कुछ भी मिक्स कर दिया गया हो, कच्ची ईंटों के बने हुए और 100 दीवारों वाले। मतलब इसका जो नाम होता था पुर किस किस प्रकार के होते हैं वो बताया जा रहा है। कुछ कच्ची ईंटों का बना था, कच्ची ईंटें जो ईंट बना के धूप में सुखा के उसके बाद उससे घर बनाया गया। 100 दीवारों वाले, जिसे हम सतभुजी कहते थे उस समय, अभी भी उसे हम सतभुजी के नाम से जानते हैं, आदि कहे गए। ये पुर सैंधव नगरों से भिन्न नहीं थे। जो यह पुर था, जो दास दस्युओं का पुर था, वह सैंधव नगरों से भिन्न नहीं था, और जिसको यह लोग आर्य की देवता इंद्र ने नष्ट कर दिया। तो इसीलिए न कहा गया कि क्या है, पुरों के नष्ट करने वाला पुरंदर इंद्र। पुर क्या है? दास दस्युओं का है। और पुर क्या है? जो सैंधव निवासियों में देखी जा सकती है। इस तरह के पुर जो है वह सैंधव नगरों से भिन्न नहीं था। मतलब सैंधव नगरों से मिलता जुलता यह नगर था, जिस नगर को नष्ट किया गया। इसीलिए कहा गया कि आर्यों ने हड़प्पावासी के ऊपर आक्रांत मचाया था। तो दास दस्युओं की जो विशेषताएं ऋग्वेद में वर्णित है वे सब सैंधव निवासियों में देखी जा सकती है। मतलब दास दस्युओं की जो भी विशेषताएं हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, घर द्वार, सबकी व्यवस्था क्या है, आर्य हड़प्पा वाले से उनकी मिलती जुलती है। इसीलिए उसे हड़प्पा वासी ही कहते हैं। दास दस्युओं को हम हड़प्पा वासी के रूप में जानते हैं। ठीक, तब कहता है वर्णित निवासियों कही जा सकती है।
ये पूर्व सेंधव नगरों से भिन्न नहीं थी। दास दस्युओं की जो विशेषताएं ऋग्वेद में वर्णित है वे सब सेंधव निवासियों में देखी जा सकती है। संभवतः हड़प्पा में दास दस्यु अधिक संख्या में थे। हड़प्पा नगरी में क्या थे, दास दस्यु टाइप के लोग अधिक संख्या में थे। ऋग्वेद में दास दस्युओं को अकर्मण यानी वैदिक क्रियाओं को ना करने वाले, देखिए यह कभी कभी एग्जाम में, जनरल एग्जाम में पूछ देता है कि ऋग्वेद में दास दस्युओं के लिए क्या शब्द आया है, तो क्या है, अकर्मण। अकर्मण का अर्थ होता है वैदिक क्रियाओं को ना करने वाले, ठीक। और उनके साथ ही अदेवयु भी आता है। अदेवयु का अर्थ होता है वैदिक देवताओं को ना मानने वाले। अदेवयु माने वैदिक देवताओं को ना मानने वाले। किसके लिए, दास दस्यु के लिए शब्द आया है। और उसी के साथ है अयजवन भी आया है। अयजवन माने यज्ञ ना करने वाले। और अन्य व्रत भी आता है दास दस्यु के लिए, और इसका अर्थ क्या होता है कि वैदिकेतर व्रतों का अनुसरण करने वाले। दोस्तों यह लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, याद करना बहुत ज़रूरी है। अन्य व्रत का अर्थ होता है वैदिकेतर व्रतों का अनुसरण करने वाले। मृदवाक, मृदवाक भी दास दस्यु के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। मृदवाक मतलब होता है अपरिचित भाषा बोलने वाले, मतलब जो भाषा वह बोलते थे आर्य नहीं को पता नहीं था। अब्राह्मण, अब्राह्मण माने श्रद्धा और धार्मिक विश्वास से रहित, मतलब इसमें श्रद्धा नहीं थी, धार्मिक विश्वास नहीं था, ऐसा माना जाता है। आर्यों ने ऐसा माना, अपने ग्रंथ में ऐसा लिखा दास दस्यु के बारे में, हड़प्पा वासियों के बारे में। एवं अव्रत माने व्रतों से रहित, मतलब ये लोग व्रत नहीं रखते थे दास दस्यु, कहा गया है। दास दस्युओं को लिंग पूजक कहा गया। दास दस्युओं के लिए हड़प्पा वासी को लिंग पूजक कहा गया है। दास दस्युओं की संस्कृति के इन वैदिक उल्लेखों में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सेंधव सभ्यता के लोगों पर लागू ना होती हो। मतलब दास दस्युओं की एक भी बात ऐसा नहीं है जो सेंधव सभ्यता से मैच ना करे, ठीक। तो पता यह एक महत्वपूर्ण बात है कि सेंधव निवासियों के धार्मिक आचार में लिंग पूजा को विशेष स्थान प्राप्त था, और उनकी भाषा जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है वैदिक संस्कृत से भिन्न थी। हड़प्पा वासी का तो सही में भाषा भिन्न था भाई, अभी तक जो नहीं पढ़ा गया तो भिन्न था ना। इस आधार पर कुछ विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सेंधव नगरों का विनाश अंततोगत्वा आर्यों के आक्रमण से ही संभव हुआ था। इन बातों के साथ ही अब हम इसके बारे में मूल निवास स्थान के बारे में चर्चा कर लें कि मूल निवास से संबंधित इसके मतलब विभिन्न विद्वानों का क्या क्या मत रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंधव सभ्यता के विनाशक आर्य किस प्रदेश से के निवासी थे, यह एक अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है, ठीक। जो सिंधु सभ्यता का विनाश किया, उसको नष्ट किया, वो आर्य किस देश के, किस प्रदेश के निवासी थे, यह अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कई विद्वानों ने एक कोई देश नहीं दिया, कई विद्वानों ने अलग अलग देशों का उदाहरण दे करके हमें उलझन में फंसा दिया कि आखिर आर्य कहाँ के निवासी थे। फिर भी कुछ सटीक आपको पता होगा, तो आइए हम देखते हैं और बताते भी हैं। देखिए कुछ प्रमुख मतों का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। कह रहा है कि भारत से, मतलब जो भारतीय थे उसका कुछ विद्वानों ने भी समर्थन किया कि क्या थे, आर्य भारतीय थे। उनमें कुछ विद्वान हैं, देखते हैं। अनेक विद्वानों की धारणा है कि आर्य मूलतः भारत के निवासी थे तथा यहीं से वे विश्व के विभिन्न भागों में गए। पंडित गंगाधरनाथ झा ब्रह्मऋषि देश, ठीक, इन्होंने माना ब्रह्मऋषि देश। DS यह त्रिवेद मुल्तान स्थित देविका। पंडित गंगानाथ झा क्या मानते हैं, ब्रह्मऋषि देश, भारतीय को इसको पहले मतलब कि उस समय में एक स्थान या निर्दिष्ट करते हैं ब्रह्मऋषि देश। और DS त्रिवेद मुल्तान स्थित देविका, मुल्तान में कोई देविका नामक जगह है जहाँ से आर्यों की उत्पत्ति मानता है। वहीं LD कल क्या, कश्मीर को आर्यों का ओरिजिन स्थल मानता है, उत्पत्ति स्थल मानता है, तथा हिमालय क्षेत्र में आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। इतने मतों के बावजूद भी किंतु हमें यह मान ही लेना चाहिए कि भारत आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं था और वे यहाँ आक्रांता के रूप में ही आए थे। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ के होते तो थोड़ी ना मतलब हड़प्पावासी में या आर्यों में युद्ध होता, तो उसके बाद हम हड़प्पावासी का अक्षर नहीं पढ़ पाते, ऐसा थोड़ी है। हम ऋग्वेद का पढ़ पाते, हड़प्पावासी का नहीं पढ़ पाते। इसलिए का मतलब ये हो गया 100% इंटरवल चेंज हो गया, जिसके कारण वो पुराने व्यक्ति को ये नए व्यक्ति क्या किया, कुछ न कुछ आक्रांता फैलाई। आइए आगे देखते हैं। सेंधव सभ्यता आर्य सभ्यता से भिन्न एवं इससे अधिक प्राचीन थी। सही बात है, आर्य सभ्यता से तो सेंधव सभ्यता प्राचीन ही रही। यदि आर्य भारत के निवासी होते तो वे सर्वप्रथम अपने देश का ही आर्यकरण करते, मतलब वो विभिन्न देशों में नहीं जाते, अपने पूरे देश का ही आर्यकरण करते।
बात भी सही है कि वो यूरोप या अमेरिका मतलब हर जगह आर्य फैले हुए हैं। अगर वह अपने देश में से उत्पत्ति होती आर्यों का, कश्मीर से होता या देविका से होता या ब्रह्मऋषि देश से होता या हिमालय से होता, तो सबसे पहले अपने देश को आर्यकरण करते, मतलब अपने समूचे देश में आर्य ही आर्य होते, अगर ऐसी बात सत्य होती तो। समस्त दक्षिणी भारत आज तक आर्य भाषा नहीं है। हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है, भारत का जो साउथ क्षेत्र है, वो क्या आर्य भाषा नहीं है। आप साउथ क्षेत्र में हिंदी नहीं चलती, वहाँ आर्य भाषा नहीं है, ठीक। और हिंदी भी तो संस्कृत की क्या है, उत्तराधिकारिणी है। तो कई भाषाओं के बाद हिंदी संस्कृत से ही विकसित भाषा है। तब कहता है कि समस्त दक्षिणी भारत आज तक आर्यभाषी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दक्षिणी प्रदेश है वह क्या है, अभी तक आर्य प्रदेश नहीं है। उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषा का पता चलता है। देखिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषा का पता चलता है, जो द्राविड़ परिवार की भाषा थी। ब्राहुई द्राविड़ परिवार की भाषा है। यह इस बात का सूचक है कि संपूर्ण भारत अथवा कम से कम उसका एक बड़ा भाग भाषा की दृष्टि से अनार्य था। मतलब जो अगर अनार्य से डिफरेंट भाषा होगा, अगर देखिए एक भाषा के बारे में इम्पोर्टेंट बात हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, इतना क्षेत्र जो है यहाँ तक हिंदी बोला जाता है, और उससे क्या होता है पता चल जाता है कि ये क्षेत्र क्या है, खास एक विशिष्ट वर्ग को प्रदर्शित करता है। देखिए आर्य लोग क्या है, द्रविड़ लोग से भिन्न है। जहीं उत्तर भारत में आर्य लोग विकसित हो रहे थे, वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग विकसित हो रहे थे। तो यह क्या कह रहा है कि जो द्रविड़ भाषा क्या है, अनार्य का सूचक है। यह आर्यों के भारतीय मूल के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे प्रबल प्रमाण है। मतलब भारत में आर्य नहीं थे, यह इसका प्रबल प्रमाण है। क्यों? क्योंकि अगर भारत में आर्य होते जो विदेशों में भी जाके रहे, तो वह सबसे आर्यकरण क्या विदेशों का, अगर वह भारत में उसका ओरिजिन स्थल होता, उत्पत्ति स्थल होता, तो वह सबसे पहले संपूर्ण भारत को आर्यकरण में बदल देते। आइए हम कहते हैं भिन्न भिन्न विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान विश्व के भिन्न भिन्न प्रदेशों में निर्धारित करने का प्रयास किया है। वहीं जो अन्य विद्वानों ने भारत को आर्य को अन्य देशों से जोड़ा है, उसमें उत्तरी ध्रुव से जो जोड़े हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव से आर्यों के लिए जो उत्तरी ध्रुव से जोड़ने का प्रयास किया है, उसमें आर्य कहा जाता है कि आर्यों का आदि स्थान, मतलब पुराना स्थान, आर्यों का ओरिजिन स्थित स्थल, उत्पत्ति स्थल उत्तरी ध्रुव में मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान विद्वान पंडित बाल गंगाधर तिलक है। पंडित बाल गंगाधर क्या कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव के हैं। तिलक महोदय का विचार है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सिंध प्रदेश में किया था। इसमें एक सूक्त के अंतर्गत दीर्घकालीन उषा की स्तुति है। यह क्यों मानते हैं कि उत्तरी ध्रुव है, वो दिया गया है कि इसमें एक सूक्त के अंतर्गत दीर्घकालीन उषा की स्तुति मिलती है। दीर्घकालीन उषा उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देती है। महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन मिलता है, जहाँ 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है। यहाँ भी उत्तरी ध्रुव की ओर से ही संकेत है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे और इसी कारण उनके मस्तिष्क में अपनी मूल भूमि की स्मृति बनी हुई थी। किंतु तिलक का उपयुक्त मत कोरे साहित्य पर आधारित होने के कारण मान्य नहीं है। देखिए उन्होंने माना ये अलग बात है, पर ये मान्य सत्य नहीं साबित होते। स्वयं आर्यों ने ही सप्त सिंध प्रदेश को देवताओं द्वारा निर्मित देव योनि कहा है, देवकृत योनि कहा है। सप्त सिंधव को आर्यों ने देवताओं द्वारा निर्मित यानी देवकृत योनि कहा है। यदि उत्तरी ध्रुव उनका आदि देश होता तो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख वे करते। देखिए कई विद्वान एशिया को भी आर्यों का देश मानते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। अनेक विद्वानों ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया है। जैसे मैक्स मूलर का मानना है कि आर्यों का आदि देश मध्य एशिया। मैक्स मूलर आर्यों का आदि देश क्या मानते हैं, मध्य देश एशिया। और रोड्स बैक्टीरिया तथा एडवर्ड मेयर पामीर के पठार को मानते हैं। एडवर्ड मेयर पामीर के पठार को मानते हैं। मेयर महोदय का विचार है कि पामीर के पठार से इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। इस मत का समर्थन ओल्डेन वर्ग तथा कीथ आदि विद्वानों ने भी किया। ब्रैंड स्टीन महोदय ने बताया कि भारतीय भाषा कोश से प्रकाशित होता है कि आर्य मूलतः एक पर्वत के नीचे घास के मैदान में निवास करते थे। यह मैदान यूराल पर्वत के दक्षिणी में स्थिर किंजिंग के मैदान में था। जो विद्वान एशिया को आर्यों का मूल स्थान स्वीकार नहीं करते, उनका कहना है कि भारतीय भाषी परिवार के मुहावरों का प्रसार यह सिद्ध करता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान
एशिया की अपेक्षा यूरोप में खोजना अधिक तर्कसंगत होगा। अब देखिए यूरोप जो मानते हैं लोग कि आर्य यूरोपी थे, उसके बारे में यूरोप महाद्वीप के विभिन्न स्थानों यानी जर्मनी, हंगरी तथा दक्षिणी रूस। यूरोप महाद्वीप के विभिन्न स्थानों जर्मनी, हंगरी तथा दक्षिणी रूस में विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान निर्धारित करने के पक्ष में अपने अपने कई तर्क प्रस्तुत किए। देखिए अब पहले देखते जर्मनी को आर्यों का आदि देश मानने वाले विद्वानों में पेन का हर्ट आदि प्रमुख है। ठीक, पेन का हर्ट क्या कहते हैं कि आर्य जर्मनी थे। उनके तर्क इस प्रकार है। देखिए उनके तर्क जर्मनी है, क्यों, उसके लिए उन्होंने आंसर दिया कि मध्य जर्मनी स्थित स्कैंडिनेविया नामक स्थान कभी भी विदेशी आधिपत्य में नहीं रहा, तो यहाँ के निवासी भारतीय भाषा बोलते थे। देखिए मध्य जर्मनी में एक स्कैंडिनेविया नामक स्थान है जो कभी विदेश में जहाँ पे कभी विदेशी आधिपत्य नहीं रहा, मगर यहाँ के लोग भारतीय भाषा बोलते हैं, इसीलिए लोगों का मानना है कि यह उसका उद्गम स्थल है। ठीक, और दूसरा कारण है कि पश्चिमी बाल्टिक सागर के तट से सर्वप्राचीन एवं अति साधारण वस्तुएं पाई गई है। वहीं से क्या कहते हैं, पश्चिमी बाल्टिक सागर से सर्वप्राचीन एवं अति साधारण वस्तुएं पाई गई। यहाँ से प्राप्त पाषाण उपकरण, प्रागैतिहासिक काल के पाषाण उपकरण अत्यंत कलापूर्ण एवं तकनीकी दृष्टि से उत्तम कोटि के, ये सब भारतीय की कृतियाँ हैं। और दूसरा कहें तो आर्यों की शारीरिक विशेषताएं भी उन्हें जर्मनी का आदिवासी बताती है। ये किसका मानना था, पेन का हर्ट, इस सब का मानना था। अब देखते हैं हंगरी, कई विद्वान हंगरी भी मानते हैं। अब आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी मानने वालों में हंगरी तथा डेन्यूब नदी घाटी के मानने वाले विद्वानों में गाइल्स सर्वप्रमुख हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं की तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह बताया कि आर्य मूलतः एक ऐसे स्थान में रहते थे जहाँ पर्वत, नदियाँ, झील आदि थे तथा गेहूँ, जौ की प्रमुख रूप से खेती की जाती थी और गाय, बैल, भेड़, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। ये सभी विशेषताएं हंगरी प्रदेश अथवा डेन्यूब नदी घाटी में प्राप्त होती है, अतः यही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। किंतु यह मत भी असंगत है। इस प्रकार की विशेषताएं कुछ अन्य स्थानों में पाई जाती है। मातृभाषा विज्ञान के आधार पर इस समस्या का हल निकालना उचित नहीं लगता। अब दक्षिणी रूस, कई विद्वान मानते हैं कि दक्षिणी रूस में इसका उत्पत्ति स्थल है। तो कतिपय पुरातत्वीय एवं भाषा शास्त्रीय सामग्रियों के आधार पर मेयर पीक तथा गार्डन चाइल्ड्स ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया है। और यह द आर्यंस जो गार्डन चाइल्ड्स की पुस्तक है उसमें देख सकते हैं। दक्षिणी रूस में किए गए उत्खनन से लगभग उसी प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो आर्यों के समय में थे। यहाँ की खुदाई से अश्व का अवशेष भी मिलता है जो आर्यों का प्रिय पशु था। पिगट महोदय के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस के एक विस्तृत प्रदेश पर निवास करते थे। दक्षिणी रूस के त्रिपोलजे से लगभग 30,000 ईसा पूर्व के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर नेहरिंग ने दक्षिणी रूस को आर्यों का आदि देश बताया है। भारोपीय तथा मध्य रूस की फिनो उग्रियन भाषाओं को आश्चर्यजनक क्षमता दिखाई देती है, जो इस बात की सूचक है कि भारोपीय तथा मध्य रूस की जाति में प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक संपर्क था। अतः उक्त विद्वानों के अनुसार दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया जा सकता है। अब देखिए इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि आर्यों की विदेशी मूल को मानने वाले का प्रधानतः कह रहा है कि इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि आर्यों को विदेशी मूल का मानने का मत प्रधानतया भाषा विज्ञान पर आधारित होने के कारण बहुत अधिक सबल नहीं है। वेद में कोई उदाहरण ऐसा नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि आर्य यहाँ आक्रांता के रूप में आए थे। आर्य शब्द को जातिवाची मानना ठीक नहीं है। मतलब आर्य शब्द किसी जाति का सूचक है, यह मानना ठीक नहीं है। देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट और याद कर लीजिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों की संख्या कितना 1,53,972 है। ऋग्वेद में मंत्रों में जो प्रयुक्त शब्दों की संख्या है वह शब्द कितने 1,53,972 है और उसमें से मात्र आर्य शब्द 33 बार ही आता है। 1,53,972 शब्द में सिर्फ 33 बार ही आर्य शब्द आता है। भाषाविदों ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान को एक प्रमाणिक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है, किंतु भाषा एक सांस्कृतिक इकाई है जिसका किसी जाति विशेष से संबंध स्थापित करना उचित नहीं है। एक ही प्रजाति के लोग विभिन्न भाषाभाषी हो सकते हैं। ऋग्वेद में आर्य तथा दास दस्युओं के बीच जो विभेद किया गया है वह प्रजातीय न होकर धार्मिक लगता है। आर्य तथा दास दस्यु किसी न जन समुदाय, प्रजाति अथवा जनजाति के नाम नहीं लगते। इनका विरोध धार्मिक व अधार्मिक का विरोध है।
जो कहते हैं आर्य और दास दस्यु का युग शायद धार्मिक और अधार्मिक मत को लेकर के हुआ हो। दास दस्यु का प्रयोग परिचारक के रूप में भी मिलता है। दस्यु शब्द ईरानी भाषा में भी मिलता है जो ग्रामीण जन का सूचक है। जहाँ तक ब्राहुई भाषा का प्रश्न है, इसका दक्षिण की द्रविड़ भाषा से दूर का संबंधी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत द्रविड़ से मिले, अलग बात है। उत्तर पश्चिम में इसके व्यापक प्रचलन का प्रमाण नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का कहना है कि बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषी लोग बाहर से आए थे, जबकि कुछ विद्वान इस भाषा को बोलचाल की आधुनिक पूर्वी एल्मी भाषा बतलाते हैं। यह द्रष्टव्य है कि गोदावरी के दक्षिण में सिंधु सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दक्षिण के क्षेत्र में गोदावरी के क्षेत्र के बाद उधर दक्षिण के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। जहाँ तक इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरों का ध्वस्त करने वाला कहे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कोटदिजी तथा कालीबंगन के प्राक सिंधव स्तरों से भी ध्रुवीकरण के साक्ष्य मिल चुके हैं। ध्रुवीकरण के साक्ष्य कहाँ से? कोटदिजी और कालीबंगन से ध्रुवीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। स्वयं सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूर्ववर्ती संस्कृति के दुर्गों का भेदन किया जाना भी संभव है। ऐसी स्थिति में अब केवल आर्यों के ही देवता को पुरंदर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए जब दुर्गीकरण हुआ है तो कहीं ना कहीं टूट रहा था दुर्ग, तो आर्यों से पहले भी टूट रहा था। तो इसीलिए हम सिर्फ कैसे इंद्र को ही पुरंदर मान ले। इंद्र जब आया जब तोड़ा तो अलग बात है, पर उससे पहले जो वह व्यवस्था कर रखा था तो कहीं ना कहीं कोई और तो तोड़ रहा होगा, तो सिर्फ इंद्र ही पुरंदर नहीं कहे जा सकते। ये सही होता है। ठीक, पुरातत्व से भी आर्यों की आक्रांता होने की बात पुष्ट नहीं होती। अब प्रायः सभी विद्वान इसे स्वीकार कर ले गए कि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं कि आर्य विदेशी आक्रांता थे। ये थोड़ी बहुत इसकी और बारे में जान लेते हैं कि जो विद्वान आर्यों को विदेशी मूल का मानते हैं उनका आधार मैक्स मुलर द्वारा निर्धारित ऋग्वेद की तिथि है, मतलब जो तिथि है। सूत्र साहित्य को ईसा पूर्व 600 से 200 ईस्वी में रखते हुए इसे पूर्ववर्ती साहित्य का, जिसका विभाजन ब्राह्मण काल मंत्र काल कर रहा है, कि सूत्र साहित्य को ईसा पूर्व 600 से 200 ईस्वी में रखते हुए भाई इसके पूर्ववर्ती साहित्य का, जिसका पूर्ववर्ती साहित्य को कैसे विभाजन किया जाता था? ब्राह्मण काल में, मंत्र काल में तथा छंद काल में करते हैं, के लिए 200 वर्षों का काल दिया गया। अवधि निर्धारित करते हुए प्रस्तावित करते हैं कि वैदिक मंत्रों की रचना लगभग 1200 ईस्वी पूर्व में हुई। यह निष्कर्ष उसी समय तक ठीक था जब तक कि पश्चिमी एशिया के लोगों को वैदिक साहित्य के विषय में कुछ बहुत जानकारी नहीं थी, परंतु अब यह मत अमान्य हो गया है। स्वयं मैक्स मुलर ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसे त्याग दिया था। पुनश्च मैक्स मुलर द्वारा निर्धारित तिथिक्रम का विधि संदिग्ध है और इसे सत्य नहीं माना जा सकता। हम वैदिक कालीन संस्कृति को दो भागों में पढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक या फिर हम पूर्व वैदिक काल इसी को कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल होता है जो लेटर वैदिक अंग्रेजी में कहते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 होता है और 1000 से 600 ईस्वी तक उत्तर वैदिक काल हो जाता है। तो हम विस्तृत वर्णन आगे की वीडियो में ऑडियो में चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद है अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें प्रोत्साहन कीजिए ताकि इस तरह की ऑडियो आपके लिए हम डालते रहें। मैं बता दूं कि ये ऑडियो आपके नेट JRF और UPSC तक के लेवल को या अदर कंपटीशन लेवल को टच करेगा। ये हायर मतलब बहुत गहन था इसमें। ये आप हिस्ट्री में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम अगर जहाँ हिस्ट्री का सवाल आता है और इस तरह का कि आर्य किस देश के निवासी थे, मुख्य रूप से ऐसे सवाल आ जाते हैं कि किस विद्वानों ने माना कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो उसके लिए आपको ये ऑडियो बहुत कंफर्टेबल रहेगा। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आगे आने वाले वीडियो के लिए कमेंट करते कीजिए हम ज़रूर, और आगे के वीडियो या ऑडियो में हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल का। उसके ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसके खास करके राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक परिदशा और उसका क्या क्या कार्य था, क्या प्रमुखता थी, क्या प्रधानता है, और उस समय उन्होंने हमारे लिए क्या किया जो वर्तमान में भी परिचलन में वो अच्छा है। ठीक है, इस ढेर सारी बातों पे चर्चा होगी आगे के वीडियो में, ऑडियो में। तो मिलता है, यही है हमारा। अब यहाँ ख़त्म करते हैं, आगे हम फिर देते रहेंगे। आपका कमेंट्स प्रोत्साहन मिला तो हम ज़रूर कुछ लेके आएंगे।